फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान से अध्याय 2 भारत एक सामान्य परिचय। और ये जो चीज़ है वो भले ही कक्षा 9वीं का है, लेकिन आपको बहुत सी एग्ज़ाम में आपका ये जो है हेल्प करने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और ये जो है बहुत ही लंबा होने वाला है, तो इसको जो है हम पार्ट वाइज देखने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट आज इसका हम चलिए पढ़ते हैं। तो भारत एक सामान्य परिचय। उपमहाद्वीपीय बनावट विविधता में एकता। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है। यहाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की गहरी घाटियाँ हैं। प्रायद्वीप पठार एक प्राचीन भूखंड है। तो हमारा भारत एक विशाल देश है, एक बहुत बड़ा देश है। और आज जो है 26 जनवरी है। तो अब सर्वप्रथम आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो हमारा भारत है बहुत बड़ा देश है, बहुत ही विशाल देश है। और इसके उत्तर दिशा में विश्व की सबसे ऊंची और नवीनतम पर्वतमाला हमारा हिमालय पर्वत आज जो है स्थित है। और यहाँ जो है, यहाँ से जो है सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की जो गहरी घाटियाँ हैं वो भी हमको देखने को मिल जाती है हिमालय पर्वत माला में। और प्रायद्वीप पठार एक जो है प्राचीन भूखंड है। और जो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो बहुत बड़ा, जो बहुत प्राचीन जो है क्या है, एक भूखंड है। और हमारे देश का जम्मू और कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। और वही राजस्थान में थार का गर्म मरुस्थल भी है। तो देश का जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ का जो कारगिल है वो बहुत ही क्या है, ठंडा क्षेत्र है। और साथ ही साथ जो हमारा राजस्थान है उसका जो थार का जो मरुस्थल है वो सबसे गर्म क्षेत्र है। मेघालय के माउसीनराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु मिलते हैं। तो जो मेघालय का जो माउसीनराम है वहाँ पर दुनिया की, पूरे दुनिया की जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है हमारा माउसीनराम। और यहाँ पर जो है आपको विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लोगों के खान पान और रहन सहन में विविधता है। सब लोगों का जो भाषा है वो अलग अलग है। लोगों के खान पान, लोगों के पहनावे, लोगों के रहन सहन सब जो है क्या है, अलग अलग हैं। और वे भिन्नताएं परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। और जितने भी यहाँ पर हमको भारत में भिन्नताएं देखने को मिल सकती है, और वे जो है एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। एक दूसरे के सहयोग से हम जो है अपना जीवन जीते हैं। और ये सभी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अर्थात कालांतर से ये एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर विभिन्न ज़रूरतों के लिए क्या रहा है, निर्भर रहा है। और आज भी निर्भर है। कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हो गई, उसके लिए हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जो है निर्भर रहते हैं। कोई भी वस्तु है, यदि वहाँ पर उसका उत्पादन बहुत होता है तो उसको जो है दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है, उसका जो सप्लाई है। और जहाँ पर दूसरे स्थान पर कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसका यदि उत्पादन ज़्यादा होता है तो उसको पहले स्थान पर कर देते हैं। तो हम जो है एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप का एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है। तो जो हमारा एशिया महाद्वीप है सबसे क्या है, बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पर जो है दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि हमारा जो भारत है उसका एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक जो प्रदेश है वो दिखाई देता है। इसके उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान पर्वत श्रृंखला हैं। और उत्तर में क्या है, हिंदू कुश है। तो इसका जो उत्तर पश्चिम है वहाँ पर क्या है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला। और उत्तर में क्या है, हिंदू कुश। और उत्तर से पूरब तक जो है धनुषाकार बनावट लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तर से पूरब तक जो है, उत्तर से पूरब तक जो है धनुषाकार बनावट ली हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से धनुषाकार बनावट यहाँ पर लिया गया है। और यहीं पर जो है पूरा जो क्या है, जो हिमालय पर्वत है वह विद्यमान है। और इसके उत्तर पश्चिम में आराकानियोमा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो इसके जो है उत्तर पूर्व में आराकानियोमा की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है। तो ये है भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र। और यह है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप। इधर देख सकते हैं अरब सागर और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। और इसके दक्षिण में जो है यहाँ पर हिंद महासागर दिया गया है। तो चलिए इन्हें जाने। द्वीप। तो अब हम पढ़ रहे हैं भारत एक सामान्य परिचय। तो इसमें जो है हम एक एक चीज़ को जो है पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। भले ही वीडियो कितना लंबा हो,
लेकिन हम जो है बहुत ही आराम से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं, हर चीज़ को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में जो है अंत तक बने रहिए। तो द्वीप किसको बोला जाता है? महाद्वीप का एक भूभाग जो चारों ओर से जल राशि से घिरा हो, जैसे अंडमान और निकोबार। मतलब द्वीप उस स्थान को बोला जाता है, उस भूभाग को बोला जाता है। मतलब महाद्वीप का एक ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल राशि से घिरा हो, उसको बोला जाता है द्वीप। अब आता है महाद्वीप। तो इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि ऐसा सतत और विस्तृत भूभाग जो चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो, महाद्वीप कहलाता है। तो ये जो महाद्वीप है उसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा हमको देखने को नहीं मिलती, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा विस्तृत और जो वृहद भूभाग जो चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो, चारों ओर से जो है विशाल जल राशि से घिरा हो, उसको बोला जाता है महाद्वीप। द्वीप में हमने क्या पढ़ा? द्वीप में हमने पढ़ा था कि ऐसा भूभाग, महाद्वीप का ऐसा भूभाग जो कि चारों ओर से जल राशि से घिरा हो, उसको बोला जाता है द्वीप। लेकिन महाद्वीप में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा विस्तृत और वृहद भूभाग जो चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो, उसको बोला जाता है महाद्वीप। क्योंकि इस परिभाषा के आधार पर एशिया और यूरोप को अलग नहीं किया जा सकता। एशिया और यूरोप को यूरेशिया भी कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि एशिया और यूरोप, तो इसको जो है एक साथ मिला करके हम यूरेशिया कहते हैं। एशिया और साथ हो गया यूरोप, तो यूरेशिया, तो इसको कहा जाता है। और इस परिभाषा के मापदंड सिर्फ ऑस्ट्रिया और अंटार्कटिका को ही महाद्वीप की संज्ञा दी जा सकती है। और यदि हम इस महाद्वीप की परिभाषा के आधार पर यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक को इसको ही महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, महाद्वीप को स्थान दिया जा सकता है। और अगर हम ध्यान से संसार के मानचित्र को देखें तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों स्थलखंड जुड़े हुए हैं और उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका भी जुड़ा हुआ है। तो यदि हम मानचित्र को देखें, संसार के मानचित्र को यदि स्पष्ट तौर पर देखें तो हमको एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये जो तीनों जो स्थलखंड है वो जुड़े हुए हमको मिल जाएंगे। साथ ही साथ उत्तर और जो दक्षिणी अमेरिका है वो भी जुड़ा हुआ इसमें मिल जाएगा। अतः यह कहना उचित होगा कि जिस विस्तृत और वृहद भूभाग को परंपरागत रूप से महाद्वीप की संज्ञा से जाना जाता है, इसे महाद्वीप कहा जाता है। तो इन स्थानों को जो है पूरे पुराने समय से ही इस भूभाग को जो है महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, तो इस कारण हम इसको महाद्वीप कह सकते हैं। अब बात आती है उपमहाद्वीप की। तो भौगोलिक, सांस्कृतिक, एक ऐतिहासिक दृष्टि से महाद्वीप का एक ऐसा विशिष्ट भूभाग जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप। तो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, साथ ही साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, इसको हम जो है क्या बोल सकते हैं? उपमहाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं, उपमहाद्वीप इसको बोल सकते हैं। तो जबकि ऐसा भूभाग जो कि तीन ओर से जलराशि से घिरा हो, उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो ऐसा भूभाग जो कि तीन ओर से जलराशि से घिरा हो, उसको बोला जाता है प्रायद्वीप। जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी से तटों से होती हुई दक्षिण में उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर हम जो है पढ़ते थे कि इसके उत्तर पूर्व में क्या है? आरा कायनोमा की पहाड़ियाँ हैं, जो कि कैसी है? पश्चिम म्यांमार से बंगाल की खाड़ी के तटों से होती हुई कहाँ? दक्षिण से उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए हिमालय पर्वत में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं बंगाल की खाड़ी से, उसके तटों से होते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ? हिमालय पर्वत में जा कर के मिल जाती है। और मानचित्र 2.1 में काली लकीर को देखें, जो कि क्या है? कुछ इस प्रकार का हम जो है जो मानचित्र में देखे थे। और इस काली लकीर के द्वारा दिखाई गई ऊंची और दुर्गम पहाड़ियाँ शेष एशिया को भारत से क्या करती है? अलग करती है। तो चित्र में हम जो ये जो काली रेखा वो दिखाया है वो क्या है? हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और ये जो है शेष एशिया से हमारे भारत को क्या करती है? अलग कर देती है। और इस उपमहाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिणी प्रायद्वीप है और इसके किनारे से पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी की उठती जो लहरें हैं वो टकराती रहती है। तो इसके जो पश्चिम भाग में क्या है? अरब सागर है और साथ ही साथ पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर क्या है? अरब सागर विद्यमान है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी क्या है? विद्यमान है। और इसकी जो लहरें हैं वो लगातार हमारे तटों से जो है टकराती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश सभी दिशाओं से अभेद्य और दुर्गम है। तो जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, ऐसा लगता है कि इसकी जो सभी दिशाएं हैं वो क्या है? अभेद्य है, जिसको कोई ना भेद सके, और साथ ही साथ दुर्गम्य है, यहाँ जाना कठिन है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को, हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसको जो है
दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को जो है भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। ये हो गया हमारा भारत, इधर है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी या बना अरब सागर, ये है हिंद महासागर, मालदीव, और ये जो है पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, देख सकते हैं चित्र में। तो मानचित्र 2.1 से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का विशिष्ट प्रदेश है। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप का क्या है, विशिष्ट प्रदेश है। और इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने एक विशिष्ट जलवायु भी प्रदान की है, जिसे हम मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। तो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी स्थिति और बनावट एक ऐसे विशिष्ट जलवायु को प्रदान करती है जिसको आप और हम मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं। मानसूनी जलवायु इसको कहा जाता है। कल्पना करें कि अगर हिमालय पर्वत ऊंची व लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं होती और दक्षिणी भाग दोनों तरफ से समुद्र का फैलाव नहीं होता तो उपमहाद्वीप में वर्षा कैसे होती। तो आप जो है सोच करके देख सकते हैं कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता और जो अरब सागर और जो बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पर दोनों तरफ जो है दक्षिणी और जो भाग है वहाँ पर यदि समुद्र नहीं होते तो हमारे उपमहाद्वीप में वर्षा कैसे होती। और उत्तरी ध्रुव से जो जितनी भी ठंडी हवाएं आती है उससे हमारी रक्षा कौन करता। तो ऐसा माना जाता है कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना जो भी, तो वहाँ वो जो है नहीं होते। और इस स्थिति में जो पूरा जो क्या जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है वो क्या होता, एक मरुस्थल होता। यदि जो है हिमालय पर्वत नहीं होता तो वहाँ से निकलने वाली नदियाँ भी नहीं होती, और नदियाँ नहीं होती तो ये जो पूरा उपमहाद्वीप वो क्या होता है, एक मरुस्थल होता है, एक रेगिस्तान होता। सिंधु गंगा की घाटियों में प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। जब जो है मनुष्य जो है अफ्रीका से निकल कर के आता है तो यहीं से जो है प्राचीन सभ्यताओं का विकास होता है। इसी के किनारे बस करके इन्होंने खेती किया और बहुत सारी जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका विकास जो है यहीं से होता है। इतिहासकार का मानना यह है कि 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मनुष्य जो है भोजन और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए पश्चिमी एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा था। तो जितने भी इतिहासकार हैं उनका मानना है कि लगभग जो है 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से, सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि जो मनुष्य है वो जो है कहाँ से, अफ्रीका से निकला था भोजन और पानी की तलाश में, और भ्रमण करते करते जो है पश्चिमी एशिया के रास्ते यहाँ पर किस में आए थे, जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे, हमारे भारत में जो है आए हुए थे। और यहीं से जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका विकास यहाँ पर से शुरू हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक बनावट उसे सभी दिशाओं से क्या बनाती है, अभेद्य बनाती है। तो वे लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे होंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जितनी भी हमारा जो भारतीय महाद्वीप है उसकी प्राकृतिक जो बनावट है उसको क्या बनाती है, अभेद्य बनाती है। तो अब सोचने वाली बात यहाँ पर आती है कि उस समय न तो कोई आने जाने के यातायात के साधन थे और न ही कुछ था, तो लोग यहाँ पर आए कैसे होंगे। तो ये जो है बहुत बड़ी सोचने की बात है। और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद्य ऊंची पर्वत श्रृंखला अवश्य है, लेकिन इन्हें जटिल पहाड़ों के बीच से कई घाटियाँ और दर्रे भी मौजूद हैं। तो भले ही उपमहाद्वीप के पश्चिम और जो पूर्व दिशा है वहाँ भले ही ऊंची पर्वत श्रृंखला अवश्य है, लेकिन इन्हीं पर्वतों के बीच क्या है, एक घाटियाँ और दर्रे भी मौजूद हैं। चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर घाटियाँ और जो दर्रा है वो मौजूद है। और इन्हीं दर्रों के रास्ते भारतीय जो मानव है वो भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा होगा। तो ऐसा माना जा सकता है कि इन्हीं दर्रों के रास्ते चलते चलते जो लोग हैं, जो मानव हैं, वो उपमहाद्वीप में पहुंचे होंगे लगभग 67,000 वर्ष पहले। और इन्हें खैबर व बोलन प्रमुख दर्रे हैं। तो इन दर्रों में जो है खैबर और जो बोलन दर्रा है वो प्रमुख है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों को जो है काट करके यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। तो इसमें खैबर और जो बोलन दर्रा है, खैबर का दर्रा और बोलन दर्रा, वो जो है प्रमुख रूप से आता है। और क्या बोला गया है यहाँ पर कि कुछ मानव समूह दक्षिण में मकरान तट से रास्ते यहाँ पर पहुँचे होंगे, और कुछ लोग जो है कहाँ से, मकरान तट से यहाँ पर दक्षिण में से होते हुए हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे होंगे। उत्तर के दर्रों से तिब्बत तक के रास्ते जो है खुले थे, और पूर्वोत्तर के दर्रों से म्यांमार के शान के पठार मानव उत्तर पूर्वी इलाकों से आया और बाद में ब्रह्मपुत्र के मैदानों में फैल गया। अब जैसे जैसे ये जो है आते गए नदियों के किनारे इनका जो बसाहट है वो प्रारंभ होता गया, और साथ ही साथ ये जो है फिर से अपनी सभ्यताओं का विकास जो है करने लगते हैं।
और इनका अभिप्राय यह है कि जहाँ भौगोलिक स्थितियाँ मनुष्य के लिए रुकावटें पैदा करती है, वहीं रुकावटें उनके लिए अवसर भी प्रदान करती है। तो जितने भी रुकावटें होती है वो जो है, भले ही रुकावटें हैं वो जो है, लेकिन वो जो है नए नए अवसर हमको देती है और नए नए अवसर हमको प्रदान करती है। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे हैं। अब अलग अलग स्थानों से जो लोग हैं, जो मानव समुदाय है, वो अपनी अपनी संस्कृति और अपनी अपनी सभ्यता के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदाय के साथ घुल मिल गए और कुछ लोगों ने अपनी नई पहचान बनाने के लिए अलग बसाहट चुनी। तो कुछ लोग जो है पहले से आए अपने समुदाय के साथ जो है घुल मिल जाते हैं, लेकिन जब जो है कुछ जो मानव समुदाय है वो बाद में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, तो ये जो है अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अलग बस जाते हैं। और अलग अलग संस्कृतियाँ, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीके का असर कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता है। अब इनकी जो संस्कृतियाँ थी वो अलग अलग थी, इनका जो धार्मिक विश्वास था वो भी अलग अलग था। तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत समय से पड़ता है मानव जीवन पर। और इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ साथ जहाँ संस्कृतियाँ अनेकता का सिलसिला बना, वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान करके द्वारा एक सूत्र में बांधने का काम भी किया था। तो इस प्रकार से जो भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की संस्कृतियों का विकास भी हुआ और अनेक संस्कृतियों में एकता का जो सिलसिला है वो भी बना रहा, और बाद में चल करके इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम भी किया गया। तो ये था हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का एक छोटा सा परिचय। अब आता है इसकी स्थिति, विस्तार और हमारे पड़ोसी देश। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच, और 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट के पूर्व देशांतरों के बीच। तो ये है हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार और उत्तरी अक्षांशों के बीच का जो ये है उत्तरी अक्षांश के बीच, और ये जो है पूर्वी देशांतरों के बीच है। और ये जो विश्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। तो विश्व मतलब जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो भारत है वो विश्व में जो है 7वां स्थान अपना बनाए रखा है। और हमारे देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो हमारे देश का टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है संपूर्ण विश्व का स्थल का लगभग 2.47% है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये जो है सबसे दूसरा स्थान यहाँ पर रखता है, और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग भारत में ही निवास करता है। देश में कुल जो है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। तो ये चीज़ें जो है आप सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद आता है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो देश को जो है 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो जो कर्क रेखा है वो जो है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। जो है देख सकते हैं कर्क रेखा है जो भारत को 2 समान भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, 2 समान भागों में इसको बांटती है। और अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर जो है पड़ता है। दिन और रात की अवधि जो है अक्षांश के प्रभाव पर पड़ती है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं ये जो अंतर है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं तो जो अक्षांश का प्रभाव है वो भी बढ़ता चला जाता है। सोचे ऐसा क्यों होता है? तो जब जो है भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो यहाँ दिन रात की अवधि क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो भूमध्य रेखा पर जब जो है जो सूर्य है उसकी जब किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है तो इसका जो दिन और रात की जो अवधि है वो भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। परंतु जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणों का तिरछापन भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या है कि जब जो है भूमध्य रेखा से उत्तर से या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इसका जो सूर्य का जो तिरछापन है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। परिणाम यह होता है कि दिन रात की अवधि में अंतर भी बढ़ जाता है। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो जो सूर्य की किरणें हैं वो भी क्या होती है, तिरछी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि दिन और रात की अवधि का अंतर भी बढ़ जाता है। और ठीक इन्हीं तरह से देशांतरी विस्तार के अनुसार गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर छोर तक स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। 82 अंश 30 मिनट पूर्वोत्तर देशांतर रेखा देश को लगभग मध्य से गुजरती है, और यह हमारे देश की प्रमुख मध्याह्न रेखा है। तो ये जो है हमारे देश की प्रमुख मध्याह्न रेखा है, और इसके समय के अनुसार देश का जो मानक समय निर्धारित होता है। दक्षिण एशिया के देशों में आपसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टि से सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का गठन
किया गया है। तो ये चीज़ बहुत ही IMP है, मोस्ट IMP इसको मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जो है आपकी लगभग परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। आपको पूछ सकता है कि जो सार्क है उसका आपको क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है, तो आपको लिखना है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। या आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि सार्क क्या है और इसका जो गठन है वो क्यों किया गया है। तो जितना भी दक्षिण एशिया का जो देश है वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को जो है बेहतर बनाने की दृष्टि से जो है सार्क का क्या किया गया है, गठन किया गया है। और सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और भारत की केंद्रीय स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट है कि अफगानिस्तान और मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ हमारे देश की सीमाएं जो है मिलती है। तो हमारे देश की सीमा जो है अफगानिस्तान, मालदीव के साथ साथ जो है अन्य देशों के साथ भी हमारी सीमा मिलती है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीमा को लेकर के विशेषकर भारत के का विशेषकर जो है पाकिस्तान और चीन के साथ काफ़ी मतभेद भी हो रहा है और आज भी ये जो है जारी है। तो जैसे भी इनको स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो सीमा को लेकर के भारत का जो है पाकिस्तान और चीन के साथ जो है काफ़ी समय से क्या है, मतभेद हो रहा है। और नदियों का पानी के इस्तेमाल से लेकर के भी भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ मतभेद हो रहा है। यहाँ तक कि नदियों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए भी भारत का जो है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ क्या है, मतभेद है। और जल संपदा का तार्किक और आपसी हित की भावना से निदान करना आवश्यक है। अब ये जो है जल का उपयोग है और इसका जो उपयोग है वो हमको जो है सोच समझ करके और आपसी हित के लिए क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। फिर भी जो है जल को लेकर भी क्या बना हुआ है, विवाद बना हुआ है। अब आता है सांस्कृतिक परिदृश्य। संस्कृति हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, धार्मिक विश्वास, दर्शन, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, भाषा व साहित्य इत्यादि से मिला जुला ताना बना है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से एक माला का समान ये जो है गुथा हुआ है। और इन्हीं सभी चीज़ों से जो हमारा भारत है वो क्या है, एक सांस्कृतिक और एक धार्मिक देश बना हुआ है। और सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र से प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र का प्रगति का द्योतक है। तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो मनुष्य के भौतिक क्षेत्र का क्या करता है, सूचक है, प्रगति का सूचक है। और जो संस्कृति है वो मनुष्य के मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है, उनकी जो प्रगति है उसको बताता है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा हुआ देश है। और इसी कारण से जितना भी हमारा देश है भारत, वो एक क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश कहलाता है। ये जो है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरी तरह से विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग प्रकार के रहन सहन, खान पान यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है, पहनावा ओढ़ावा, धार्मिक विश्वास, नृत्य, संगीत, मूर्तिकला, वास्तुकला। और ये जो सांस्कृतिक विविधता है ये हमारी क्या है, विरासत है। भारत में लगभग जो है 22 भाषाओं को जो है संवैधानिक रूप से अनुसूचित भाषाओं का जो है दर्जा दिया गया है। और बोले जाने वाली जो भाषा है वो लगभग 1600 के आसपास है। तो आपको इसको याद रखना है कि लगभग जो है 22 भाषाओं को जो है क्या दिया गया है, संवैधानिक रूप से जो है दर्जा दिया गया है। और अन्य जो बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं वो लगभग 1600 के आसपास है। और प्राय सभी देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की भाषा है। तो जितनी भी भाषा अलग बची हुई है तो ये सब है हमारी जो अपने अपने क्षेत्र की भाषाएं हैं। भारत में विश्व के सभी धर्मों के और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी जो है रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और यहूदी हैं। तो ये सभी प्रकार के धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और इसके अलावा कई आदिवासी कबीले भी यहाँ पर निवास करते हैं जिनके अपने अपने पारंपरिक धर्म हैं। और इन सभी के अलावा कई आदिवासी कबीले भी भारत में निवास करते हैं और उनका क्या है, जो धर्म, पारंपरिक धर्म है वो भी अलग है। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति में भारत की संस्कृति विविधता को सतरंगी बना देता है। तो इस प्रकार से हमारा जो भारत है विविधताओं से भरा हुआ देश है। आदिकाल से जब मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और धीरे धीरे समस्त भारत में विस्तृत हुए, तब भारत की विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों का जो कारण कृषक समूह मैदानी क्षेत्रों में जैसे जैसे फैलते गए, वैसे वैसे शिकार और पशुपालन पर जो है आश्रित जो समुदाय है दुर्गम पहाड़ों पर जाकर के बस गए। अब जैसे ही जो मनुष्य अफ्रीका से निकलकर भोजन पानी की तलाश में जो है आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में जब कदम रखता है, तो ये जो है नदियों के किनारे अपना जो है बसाहट शुरू कर देते हैं। वहाँ पर शिकार, पशुपालन और जो है खेती करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है इससे हमको जो है वहाँ जितना भी ऐतिहासिक है और जितना भी पुराना संस्कृति है उसके बारे में जानकारी भी मिल जाती है। और इन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में
ये जो है अपना जो निवास करते हैं। साथ ही साथ ये जो है जितने भी दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है अधिकांश जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। गोंड, भील, संथाल, उराव, सहरिया, नागा, मिरी, डाफला इत्यादि जो है 600 से भी अधिक जो है जनजाति समूह जो है पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर के पूर्व में बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में जो है रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है कहाँ बस जाए, जब जो है मानव समुदाय अपना जो उपमहाद्वीप में पहुंचता है आदिकाल से पुराने समय में, तो कुछ लोग जो है नदियों के किनारे बस गए, लेकिन कुछ जो है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जा कर के बसे। और इन्हीं में से लगभग जो है 600 से अधिक जो समुदाय है वो पहाड़ी की ढलानों पर रहते हैं। और इनको जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या है, पश्चिमी ये जो बहुत अधिकांश जो है दुर्गम क्षेत्रों में जो है रहते हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और मैदानी इलाकों में इनकी जो उपस्थिति है वो भी क्या है, बहुत ही कम है, नगण्य हमको देखने को मिलती है। भारत की संस्कृति विविधता अपार है। ज़रूरत यह है कि हम चाहे किसी धर्म, भाषा या समुदाय के हो, दूसरे की संस्कृति का हमको बराबर सम्मान करना चाहिए। क्या बात यहाँ पर लिखा गया है, बहुत शानदार बात यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा या किसी भी समुदाय के हों, सर्वप्रथम हमारा धर्म ये बनता है कि हम जो है दूसरे का सम्मान जो है इस प्रकार से करें जैसा कि हम अपने धर्म, अपनी भाषा या अपने समुदाय का करते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी भाषा, धर्म, समुदाय का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी दूसरे की भाषा, धर्म, संस्कृति का उतना ही सम्मान करें। तो ये था भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप के अंदर भारत एक सामान्य परिचय का आज का पार्ट फर्स्ट। तो आई होप आप जो है वीडियो पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। तो इसका लगभग जो है 9 से 10 जो है पार्ट आने वाला है। तो आपको जो है वीडियो पूरा तरीके से देखना होगा, तभी आप जो है भारत एक सामान्य परिचय पूरी तरीके से समझ जाएंगे। एक एक चीज़ हम इसमें कवर करने वाले हैं, अच्छी तरीके से स्पष्ट तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यारो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।